मुश्किल टॉपिक है। मैं तकरीबन सारी रात सोचता रहा कि मैं इसके ऊपर किन अल्फाजों में बोलूँ। आया कि मैं कश्मीर में होने वाले जुल्म के बारे में बात करूँ, या मैं कश्मीर के मामले को डिस्कस करूँ, या इसके सलूशन के बारे में बात करूँ। दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गया हूँ कि आज मैं कश्मीर के मसले के ऊपर आपको हक़ाइक़ से आगाह करूँगा, बजाय इसके कि हम जज्बात में आकर ऐसे ऐसे अल्फाजों का सहारा लेके कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद करते रहें। तो मेरे ख्याल से उसकी बजाय हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी जानना चाहिए कि किन बेसिस के ऊपर आज कश्मीर के ये हालात हैं। सबसे पहले ये समझना है कि कश्मीर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट कंसिडर होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दो मुल्कों के दरमियान। हालांकि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और ह्यूमैनिटेरियन डिस्प्यूट इसको कहा जाए तो जो ज़्यादा सूट करेगा इसके लिए लफ्ज़। उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है, तो उसके बाद दुनिया में डीकोलोनाइजेशन का पीरियड शुरू हो जाता है। उस डीकोलोनाइजेशन के पीरियड के बाद दुनिया में 93 कंट्रीज आज तक आज़ादी हासिल कर चुके, लेकिन कश्मीर वाहिद इलाका है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग द फ़लस्तीन पे अगर डिस्कस करें, कि जिसको आज तक आज़ादी नहीं मिल सकी। कश्मीरी 1947 से नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि 1846 से लेकर आज तक जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन उनको आज़ादी नहीं मिल रही। उसकी बहुत सारी वजूहात। पहले मुगलों के हाथों था कश्मीर, उसके बाद ब्रिटिश के पास आया, फिर गुलाब सिंह के पास आया, गुलाब सिंह से हरी सिंह, और हरी सिंह के आज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बन चुका है। तो कश्मीर कश्मीरियों का क्यों नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 400 सालों से यहाँ पर फॉरेनर्स हुकूमत करते रहे किसी न किसी शक्ल में, लेकिन कश्मीरी बेचारे हुकूमत नहीं कर सके। आज का जो 5 फरवरी का दिन है, इसके पीछे इन्हीं बातों को मद्देनजर रख के ये मनाने का हुकूमत पाकिस्तान ने 1990 में इसका बाकायदा आगाज़ किया था कि हम हर साल 5 फरवरी का दिन कश्मीरियों के लिए यकजहती का दिन मनाएंगे। कश्मीरियों की जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल में हम उनके साथ मॉरली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली हम उनका साथ देंगे, ताकि हम ये दुनिया को बता सकें कि कश्मीर बेचारे महकूम हैं। इस खास दिन के अंदर पूरी दुनिया में आर्म्स चेन, हाथों की, इंसानों के हाथों की चेन पूरी दुनिया में बना के सॉलिडारिटी शो की जाती है। पूरे पाकिस्तान में और अब्रॉड भी इस तरह की तकरीब का आगाज़ किया जाता है, ताकि नौजवान नस्ल को भी पता चल सके कश्मीर ये क्या है। तो ये था 5 फरवरी के दिन का एक खास जो मौजू था कि जिसके बारे में उस पर बात करना जरूरी थी। अब कश्मीर 1947 से शुरू होने वाला एक ऐसा डिस्प्यूट है कि जिसमें तकरीबन आज तक 1.5 लाख से ज़्यादा इंसान कत्ल हो चुके हैं, और इनमें वो फिगर शामिल नहीं है जो आज तक भारत की जेलों में कैद हैं, और इनमें वो फिगर ऐड नहीं है कि जिसके अंदर वो जो मिसिंग पर्सन है, जिनको अगवा करके कहीं पे गायब कर दिया गया है, वो लोग शामिल नहीं है। हुआ कुछ यूँ था कि 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 मुल्क आज़ाद होते हैं, तो उसमें जो रियासतें थी उनके पास ये हक दिया गया कि या वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या भारत में शामिल हो जाएं, या इंडिपेंडेंट रह जाएं। तो उस वक्त का जो महाराजा था, महाराजा हरी सिंह, वो एक खास किस्म की कंफ्यूजन का शिकार हो गया कि नो व्हाट विल आई डू, क्योंकि उसको अपनी हुकूमत और अपनी बादशाह जाती हुई नजर आती थी। तो उसने क्या किया, मुसलमानों की मेजोरिटी को खत्म करने के लिए तकरीबन 3 लाख मुसलमानों को कश्मीर से धकेलना शुरू कर दिया, और उसमें तकरीबन वो 12 से 15 हज़ार लोग भी शामिल हैं जो उसने दरिया झेलम में ऐसे ही जिंदा फेंक दिए थे, वो भी उसमें शामिल हैं। तो 3 लाख कश्मीरियों को उसने पाकिस्तान की तरफ धकेला, ये साबित करने के लिए कि किसी न किसी तरह यहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटी कम हो जाए और मैं अपनी मर्जी से आज़ादाना रियासत कायम करके यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर सकूँ। ये थी उसकी कंफ्यूजन। बहरहाल पठान कम्युनिटी जो कश्मीर के साथ लगती है, वहाँ से तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार ट्राइबल्स उन्होंने कश्मीर की तरफ मूव किया और महाराजा हरी सिंह के खिलाफ जहाद का आगाज़ कर दिया। और वहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री भी उसके कंपनाई होगी, और इंडिया ने अपनी मुकम्मल फोर्सेस वहाँ पे लॉन्च करके 1948 में फर्स्ट वार अंदर कश्मीर हो जाती है। बहरहाल उसका नतीजा ये निकलता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन करती है और कश्मीर को और पाकिस्तान के कश्मीर और इंडिया के कश्मीर के दरमियान एक सीज फायर लाइन डिक्लेयर करके दोनों मुल्कों की फौजों को वापसी का ऐलान कर देती है।
और साथ में ये भी ऐलान करती है कि यहाँ पर हक़ खुद इरादियत के लिए रेफरेंडम करवाया गया, प्लेबिसाइड करवाया गया। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की ये स्टेटमेंट है, वो लिखी हुई है तारीख की किताबों में, जो उसने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी पेश की थी, और वो ये थी कि एक दिन आएगा जब यहाँ पे हालात सेटल हो जाते हैं, मैं रेफरेंडम करवाऊंगा। ये मेरा आपसे भी वादा है, कश्मीरियों से भी वादा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी वादा है, और पूरी दुनिया से भी वादा है। लेकिन भारत ने आज तक उस वादे को पूरा नहीं किया और हमेशा से यही कोशिश करता रहा कि किसी तरह कश्मीर को अपने कब्जे में रखे। अब भारत के पीछे, इसको अपने कब्जे में रखने के पीछे उसका एक पर्सपेक्टिव है कि मैं क्यों कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता। अब यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक वो जो पाकिस्तान क्लेम करता है, दूसरा वो जो भारत क्लेम करता है। लेकिन इन दोनों के क्लेम के अंदर जो बेचारे पिस रहे हैं वो बेचारे कश्मीरी हैं, जो तकरीबन 1947 से लेकर आज तक मरने के लिए, और मैं अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता है किस तरह उनकी वहाँ पे हालत जार हो रही है। 21वीं सदी चल रही है, पूरी की पूरी दुनिया आज़ाद हो चुकी है, बट एक्सेप्ट द कश्मीर एंड द पैलेस्टाइन। सो वर्ल्ड हैव टू बी कंसिडर्ड ऑन दिस वन। अगर दुनिया ने यह साबित करना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है और इंटरनेशनल लॉ को कश्मीर को आज़ाद करना जरूरी है। पाकिस्तान का स्कूल ऑफ थॉट ये है कि कश्मीर की 70% आबादी मुसलमानों की थी उस वक्त, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, नंबर 1। नंबर 2, महाराजा हरि सिंह अपनी पॉपुलैरिटी खो चुका था, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन यानी कि इंडिया के साथ इल्हाक का ऐलान करे, नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान ने ये कहा था कि जब इंटरनेशनल रेजोल्यूशन पास हो चुका है तो फिर तो कोई राइट नहीं बनता इंडिया का बाहर रहने का, इसलिए पाकिस्तान का ये क्लेम है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इंडिया का ये क्लेम है कि चूंकि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था, इस वजह से कश्मीर आज हमारा हिस्सा है। और दूसरा, वो इस तरह का क्लेम करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू खुद एक पंडित थे और उनकी फैमिली बैकग्राउंड कश्मीर से थी, इसलिए वो कश्मीर को नहीं छोड़ना चाहता था। तीसरा जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है जो बड़ा खतरनाक है, वो ये समझता है कि मैं पूरी दुनिया को ये साबित कर सकूं कि इंडिया इज द ओनली सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें लार्जेस्ट माइनॉरिटी मुसलमानों की है और वो पीसफुल रह रहे हैं। ये दुनिया को वो दिखाना चाह रहा है कि मैं पीसफुल लिविंग कंडीशन मुसलमानों को भी दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनॉरिटीज भी रह रही है। अच्छा, ये उसका स्कूल ऑफ थॉट है, इसलिए वो कश्मीर को छोड़ नहीं रहा। तीसरा जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमने अगर कश्मीर को छोड़ दिया तो इस वक्त इंडिया के अंदर 24 मिलिटेंट्स, 24 आर्म्स स्ट्रगल चल रही है फॉर द सप्रेशन ऑफ द इंडिया। तो अगर इंडिया कश्मीर को छोड़ता है तो इंडिया के अंदर तकरीबन 11 नए पाकिस्तान या नए कश्मीर बन सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कश्मीर के इशू के हवाले से। चौथा, इंडिया इसको क्यों नहीं छोड़ा कश्मीर को, उसकी एक और वजह भी है, वो है इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कश्मीर इस वक्त 3 मुल्कों की टेरिटरी के साथ अटैच है। एक अक्साई चीन का इलाका चाइना की तरफ जो तकरीबन कश्मीर का 16% बनता है, दूसरा पाकिस्तान के साथ, और तीसरा इसको सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, और चौथा इसको अफगानिस्तान के तरफ भी कनेक्शन बनता है अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर ले तो। इसलिए इंडिया इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से कभी भी यहाँ से अपनी फौजें नहीं हटाएगा। उसका अपना जो डिवीजन है, अपनी डिसइंटीग्रेशन उसको नजर होती हुई नजर आती है, इस वजह से वो कभी भी इसको तकसीम नहीं करेगा, इसको यहाँ से अपनी फौजें नहीं निकाल सकता। अच्छा, ये तो थी इसकी वजूहात। अब इसके इफेक्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। तकरीबन 32,000 बच्चे जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं और 22,000 के करीब जो हैं वो फीमेल हरासमेंट के केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, इस इशू की वजह से इतने खतरनाक किस्म के इफेक्ट्स हो रहे हैं। दूसरा, ये दुनिया का हाईली मिलिटराइज्ड जोन बन चुका है। हाईली मिलिटराइज्ड जोन का मतलब है कि इंडिया की इस वक्त 11 लाख फौज और तकरीबन 2-2.5 लाख पाकिस्तानी फौज, और इंडिया का तकरीबन 70 to 80% डिफेंस बजट कश्मीर के मामले में लग रहा है, और दोनों न्यूक्लियर पावर है। और तीसरा, अगर चाइना को भी शामिल करें, वो भी कश्मीर डिस्प्यूट में शामिल है, तो 3 न्यूक्लियर पावर के दरमियान ये मामला चल रहा है, और इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिटराइज्ड जोन में कश्मीर बन चुका है। तो अगर इन हक़ाइक़ को सामने रखें तो हम एक और चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें किस हद तक कामयाब रहा। असल में पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी गलतियां भी हुई जिसकी वजह से कश्मीर आज आज़ाद नहीं हो पा रहा और वहाँ पे कश्मीरी बेचारे पिस रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मिस्टेक ये है, पाकिस्तान हैज़ फॉट 3 वॉर्स विद कश्मीर बट विदाउट एनी रिजल्ट्स।
उसमें हमने कश्मीरियों पर मजीद इंडियन फोर्सेस को भेजने पर मजबूर कर दिया और टाइट कर दिया इंडियन फोर्सेस ने अपने इन्फ्लुएंस को वहाँ कश्मीरियों के ऊपर, क्योंकि वी हैव बीन फेड ऑफ द 3 वॉर्स। इवन हमने मौजूदा पाकिस्तान का भी, जो हमें 1947 में पाकिस्तान मिला था, उसका भी तकरीबन 30-40% इलाका जो है वो बंगाल की शक्ल में, मनावादर की शक्ल में और बहुत सारी और रियासतों की शक्ल में हम अपने हाथों से खो चुके हैं। बहरहाल जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे क्लेम करने की बात करते हैं तो वहां पर हमारी डिप्लोमेटिक फेलियर नजर आते हैं। हमारे सामने इंटरनेशनल लेवल पे यही सवाल रखा जाता है कि भाई अपना पहले मौजूदा पाकिस्तान को संभाल लो, फिर आप कश्मीर का क्लेम करना। उस डिप्लोमेटिक फेलियर की वजह से भी हम कश्मीर के इशू को इतना पॉजिटिवली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जितने पॉजिटिव आर्गुमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। बट और दूसरा सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की तरफ से फेलियर हुआ वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बार बार हुकूमत का टूटना। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं तो इस पे ये बात कहूँगा कि जहाँ पर हुकूमतों की फॉरेन पॉलिसीज होती हैं। दुनिया में फॉरेन पॉलिसी स्टेट्स की होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर हुकूमत आती है अपनी फॉरेन पॉलिसी लेके आती है, और ये नहीं होना चाहिए। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटिश वगैरह में उनकी फॉरेन पॉलिसी स्टेट्स की होती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं लेकिन स्टेट अपने मकसद पर नहीं पीछे हटती। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, हुकूमतें चेंज होती रही और हुकूमतें चेंज होने से फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रही, फॉरेन पॉलिसी के चेंज होने से और जो कश्मीर के ऊपर जो हमारा मौक़िफ़ था वो भी चेंज होता गया, और इस तरह कश्मीर का मसला उस तरीके से हल नहीं हो सका जिस तरीके से हमने हल करना चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ी इसके सोल्यूशन के ऊपर। क्या कश्मीर का कोई सोल्यूशन है या इसी तरह ये सारी उम्र चलता रहेगा? मैंने बोला कि 400 साल का अरसा है कि कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल सका और वो बेचारे किसी न किसी फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन रूलर्स के अंडर रहे हैं, और आज तकरीबन 76 ईयर से वो कश्मीर के जो इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेज है, आप अगर अंदाजा लगाएं कि 11 लाख का इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेज हैं और 90 लाख कश्मीर की आबादी है, तो 11 या 10 बंदों के ऊपर एक आर्मी का पर्सन उनका डिप्लॉय हुआ है। इसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन देखा जाए नंबर 1 कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रेजोल्यूशन पर अमल करवाया जाए। अगर इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ ने अपने आप को साबित करवाना है कि इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस पर लाजमी अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। और वो इम्प्लीमेंट क्या है कि कश्मीरियों को रेफरेंडम के जरिए उनका हक दिलाया जाए, तभी जाके कश्मीर हल हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को सुपर पावर्स की पॉलिटिक्स में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी भी है कि हम स्ट्रेटेजिकली उस लोकेशन पर मौजूद हैं कि जहां पर हमें ना चाहते हुए भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाते हैं। रशिया ने अफगानिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान को प्रॉक्सी वार में जाना पड़ा। 9/11 का इंसिडेंस हुआ, पाकिस्तान को फिर दोबारा अमेरिकन अलायंस का हिस्सा बनना पड़ा। और इसके अलावा जितने भी मामला इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के होते रहे, तो पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि अगर इंटरनेशनल मामला में पढ़ना है तो साथ में कश्मीर के मामले को भी लेके जाए, तभी जाके कश्मीर के इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है। और तीसरी जो इसका सोल्यूशन बन सकता है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 4 पॉइंट फार्मूला पेश किया था। उसने ये कहा था कि इन 4 पॉइंट फार्मूले को अगर आप रिजॉल्व इम्प्लीमेंट कर दें तो कश्मीर का मसला हल हो सकता है। उसमें एक ये कहा था कि कश्मीर में क्योंकि 70% मुसलमान हैं, तो वो जो मुसलमानों का इलाका है वो पाकिस्तान में दे दिया जाए, जहाँ पे 30% हिंदू या बुद्धिस्ट रहते हैं उनका इलाका जो है वो हिंदुओं को दे दिया जाए। फिर उसने कहा था कि दरियाए जेहलम जहाँ से गुजरता है, दरियाए जेहलम के लेफ्ट साइड नॉर्थर्न साइड का इलाका पाकिस्तान को दे दिया जाए, और जो इधर ईस्टर्न साइड का इलाका है वो इसको दे दिया जाए, इंडिया को। और इस तरह उसने 4 पॉइंट्स प्रपोजल दिए थे। इसके अलावा एक और सोल्यूशन है, दैट इज नोन एज अ 7 सिनेरियो। उस 7 सिनेरियो में ये भी कहा गया है कि वो कश्मीर को इंडिपेंडेंट ही कर दें, कम से कम ये दोनों मुल्क अपनी अपनी फोर्सेस को वहां से हटा लें और कश्मीरियों को उनका फैसला खुद करने दें। अच्छा, इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का रोल आता है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि 10 साल के लिए इलाका जो है वो यूएनओ को दे दिया जाए। आफ्टर 10 ईयर्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन खुद रेफरेंडम करवाए और कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे हमने किसके साथ शामिल होना है। सो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इंडिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी नहीं चाहेगा कि कश्मीर का मसला हल होए। और इसकी एक और वजह भी है जो बड़ी डेंजरस है, वो ये है कि इंडिया इस वक्त दुनिया में लार्जेस्ट कन्वेंशनल वेपन इंपोर्टर है। कन्वेंशनल वेपन से मुराद है कि असला खरीदने में इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है। अब अगर इसको थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा अपना कस्टमर को लूज किया जाए, इसलिए वो इस डिस्प्यूट को पेंडिंग किए जा रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज, मैं एक शेर कह के इसको कंक्लूड करूंगा
याराने जहां कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। भारत तेरे हाथ में वो लकीर नहीं है, भारत तेरे हाथ में वो लकीर नहीं है, जन्नत तेरे बाप की जागीर नहीं है।